हाय एवरीवन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। और लास्ट लेक्चर में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट्स के कुछ कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक आयनिक रेडाई और आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ही हाइड्रेशन इंथैल्पी के बारे में। हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी होता क्या है? तो जब किसी गैसियस आयन को, चाहे वह पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, डजेंट मैटर, जब किसी गैसियस आयन को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो जो इंथैल्पी चेंज करता है, जो एनर्जी चेंज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। एक कोस लग जाएगा। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैसियस आयन इज डिजॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी। ऑब्वियसली जो यहाँ हाइड्रेशन इंथैल्पी होगा उसका नेगेटिव वैल्यू होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होना है। यहाँ भी वही बात होगा। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है। H2O एक पोलर मॉलिक्यूल है। O पे माइनस होगा, H पे पार्शियल प्लस होगा, इस प्रकार से। अब यदि कोई केटायन है तो ऑब्वियसली यह केटायन इस O माइनस के साथ इंटरैक्ट करेगा, और यदि कोई एनायन है तो ऑब्वियसली यह एनायन इस H प्लस के साथ इंटरैक्ट करेगा। ऐसा इंटरैक्ट करेगा कहने का मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जनरेट हो रहा है कहने का मतलब हुआ कि यहाँ एक अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है। और जब कभी भी दो स्पीसीज के बीच ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होता है, और जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगा वही तो कहलाएगा हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब यह एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा कि कम रिलीज होगा, तो चूँकि यहाँ जो फोर्स ऑपरेट हो रहा है वह एक प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन दो चीज़ पे डिपेंड करता है, आयन के चार्ज पर और आयन के साइज पर। चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लोग जानते हैं, और साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वह आयन के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज हो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ वह उतना अधिक होगा, तो फिर उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो ओवरऑल यहाँ हाइड्रेशन इंथैल्पी को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो इन बातों को यदि ध्यान में रखा जाए तो इसके आधार पे अब यदि हम लोग कंपेयर करें हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल का अल्कली मेटल के साथ, क्योंकि अल्कली मेटल का भी हाइड्रेशन होता था, अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब जो उसके आयन्स हैं उनका हाइड्रेशन होता है, तो किसका हाइड्रेशन जल्दी होगा, कौन इजीली हाइड्रेट करेगा, अल्कली मेटल या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल यहाँ से समझे ना कि जो हाइड्रेशन है मतलब आयन और H2O के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट हो रहा है वह डिपेंड किया आयन के चार्ज और साइज पर, चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज का इन्वर्सली, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रेशन इंथैल्पी भी वेरी किया, जो आयन के चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेकिन साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। अब यदि हम लोग कंपेयर करें अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस का तो क्या होगा समझोगे? ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं मोनोवैलेंट केटायन होते हैं, और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं वे डाइवैलेंट केटायन होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे पहला बात कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज। यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 2 प्लस हो गया, चार्ज बढ़ गया। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, और ऑब्वियसली ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, यदि तुम लेते हो Na+ और Mg2+,
तो दोनों में प्रोटॉन का संख्या इसमें है 11, इसमें है 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 और यहाँ भी 10। तो जब ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो उस केस में प्रोटॉन का संख्या बढ़ने से आयन का साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब Na+ से छोटा हो जाएगा Mg2+, मतलब ग्रुप 1 केटायन से छोटा होगा ग्रुप 2 का केटायन। तो साइज ऑफ केटायन डिक्रीजेज, इसीलिए ईज ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीजेज। हाइड्रेशन बताए चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज का इन्वर्सली, तो लेफ्ट टू राइट जाने से चार्ज बढ़ रहा है और साइज घट रहा है, तो दोनों चीज़ फेवर कर रहा है कि उसका हाइड्रेशन आसानी से होगा, और हाइड्रेशन आसानी से होगा तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी बढ़ेगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज, हाइड्रेशन इंथैल्पी भी क्या होगा, यहाँ से बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयंस हैं उनका हाइड्रेशन आसानी से होगा, हेवली हाइड्रेटेड फॉर्म में वे रहेंगे कंपैरिजन टू ग्रुप 1 मेटल केटायंस। और रीजन उसका साफ साफ हम लोग यहाँ देख लिए कि क्या वजह है। इसीलिए मोस्टली जो ग्रुप 1 के सॉल्ट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, ये ऑलमोस्ट अनहाइड्रेटेड रहते हैं, ऑलमोस्ट अनहाइड्रेटेड। लेकिन वही तुम लेते हो मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसके साथ 6 मोल वाटर जुड़ा होता है हमेशा। वही लेते हो कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ भी 6 मोल वाटर जुड़ा होता है। लेकिन वही लेते हो बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ फिर 2 ही मोल वाटर जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा तो देख रहे हो, अल्कली मेटल के जो सॉल्ट हैं अनहाइड्रेटेड है, इनका हाइड्रेशन जनरली नहीं है, रीजन की इस पर चार्ज भी कम है और साइज भी बड़ा है। लेकिन ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्ट, ये हेवली हाइड्रेटेड है, देख रहे हो 6 मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ा हुआ है ऐसे। तो इनका जो हाइड्रेशन इतना आसानी से हुआ है, उसके पीछे का कारण तो समझ गए होंगे। उसके पीछे का कारण क्या है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो आयंस हैं उन आयनों का एक तो साइज भी छोटा है और ऊपर से उनका चार्ज भी जो है अधिक है, इस कारण से। तो एक तो देख लिए ग्रुप 1 और 2 को कंपेयर किए तो कि ग्रुप 1 के तुलना में ज़्यादा हाइड्रेशन होगा ग्रुप 2 के मेटल केटायन का या उसके सॉल्ट का। अब एक सिंगल ग्रुप में बात करें कि ग्रुप 2 में ही तो अब बहुत सारे आयन हो गए। जैसे यहाँ जो हम लिखे देखो, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ 6 मोल वाटर है, तो बेरियम के साथ 2 ही क्यों हुआ? बेरियम के साथ 2 ही क्यों हुआ? वहाँ 6 मोल वाटर क्यों नहीं जुड़ा? तो सेम एक्सप्लेनेशन होगा, चार्ज और साइज के आधार पे ही हम लोग को देखना है। तो स्टार्टिंग से यदि चलोगे तो बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, स्ट्रोंटियम आयन, बेरियम आयन, ऐसा। डाउन द ग्रुप आओगे, साइज तो कांस्टेंट है, साइज रिमेन्स सेम, कांस्टेंट सॉरी साइज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज इज कांस्टेंट, सब पर जो है 2+ चार्ज है। लेकिन साइज का क्या? साइज इंक्रीजेज, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो चार्ज कांस्टेंट है लेकिन साइज बढ़ रहा है, तो साइज का तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन, इसलिए हाइड्रेशन घटेगा। ईज ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेज। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आओगे हाइड्रेशन का ईज घटते जाएगा। इसका मतलब बेरियम सॉल्ट सबसे कम हाइड्रेटेड रहेगा, इससे ज़्यादा स्ट्रोंटियम, उससे ज़्यादा कैल्शियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन हो सकता है बेरिलियम वाले सॉल्ट का। तो हाइड्रेशन की बात हो तो वहाँ आप डायरेक्टली फोकस करोगे किन बातों पे? आयन के चार्ज और उसके साइज पर। चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बस इतना सा बात याद रखना है। बाकी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को मिला करके तो हम लोग देख ही लिए मेन फैक्ट। उसके बाद फ्लेम कलरेशन देखे थे हम लोग कि अल्कली मेटल को जब जलाओगे तो अलग अलग कलर का फ्लेम निकलता है, और वे जो कलर्ड फ्लेम निकल रहे थे
उसका वजह भी वहाँ बताया गया था, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन के चलते जो है ऐसा हो रहा था। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। फ्लेम कलरेशन, तो बोल रहा है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जनरली कलरलेस फ्लेम देते हैं, लेकिन इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी कलर्ड फ्लेम देते हैं। और उसका वजह क्या है, क्या बताए थे हम कि यह कलर्ड फ्लेम आता क्यों है। तो जैसे मान लो कि यह कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है, इसमें न्यूक्लियस है, बीच में इधर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं। जब इसको हीट किया जाता है, जलाया जाता है, तो उससे जो एनर्जी मिलता है वह एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है हायर ऑर्बिट में, मतलब एक्साइटेड स्टेट में। जब यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यही नहीं रहता है बल्कि वापस आता है, और जब वापस आएगा तो एक्सेस एनर्जी को रिलीज करेगा अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और यह जो रेडिएशन इमिट होता है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वह लाई करता है विजिबल रीजन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन है, जिसमें ये 7 रीजन होते हैं विबजियोर करके, ऐसा, इसमें से कोई एक कलर को जो है यह इमिट करेगा। तो जो कलर को इमिट करेगा, मतलब जिस वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट करेगा, उसी के हिसाब से उसका कलर हो जाएगा। यदि वायलेट वाला वेवलेंथ को इमिट कर रहा है तो इसका जो फ्लेम का कलर होगा वायलेट होगा, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, कुछ भी। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जो कि एक एटम के अंदर है, उसको एनर्जी मिले किसी भी सोर्स से, आइदर थ्रू सनलाइट और हीट, तो वह एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेशन में जाता है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और वह इलेक्ट्रॉन जब वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो जो एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वही रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जो वह एब्जॉर्ब्ड एनर्जी रिलीज होता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, उस एनर्जी का या उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है वह विजिबल रीजन में होता है। विजिबल रीजन मतलब उसका वेवलेंथ होगा 4000 एंगस्ट्रम से 8000 या 7800 एंगस्ट्रम के आसपास। अब यही 4000 से 8000 के बीच में ये 7 रीजन बटे हुए हैं। तो इसमें से जिस रीजन का रेडिएशन इमिट होगा वह कलर का, मतलब फ्लेम का जो कलर है वही हो जाना है। तो जिसमें देखो कलर तभी आएगा जब इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहला काम है एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन तो ऑटोमेटिकली होना ही है। और एक्साइटेशन कब होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो यह फ्री नहीं ना है, ये न्यूक्लियस के तरफ तो अट्रैक्ट हो रहा है। तो जो भी एनर्जी इधर से मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यह एनर्जी क्या करेगा, इस अट्रैक्शन को तोड़ेगा और तब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा। तो जिसके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन आसान होगा वह कलर शो करेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन आसान नहीं होगा वह कलर शो नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन आसान किस में होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है उसका एक्साइटेशन होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है कि नज़दीक है, फिर ही डिपेंड किया साइज पे है। तो ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा मतलब हुआ कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की तरफ वो घटेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना आसान है, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी करीब है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना मुश्किल है, और जब तक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा तब तक वह कलर शो नहीं करेगा। तो मैग्नीशियम और बेरिलियम, माने बेरिलियम और मैग्नीशियम, इन दोनों का स्मॉलर साइज होने के चलते जो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के तरफ वह अधिक है। इन इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए जनरली ये कलर फ्लेम नहीं देते हैं। बाकी के एलिमेंट्स का साइज अधिक है, उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन आसानी से हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन आसानी से जब होगा तो वे कलर फ्लेम जो है देंगे। तो क्या क्या कलर है,
कैल्शियम का फ्लेम कलर क्या है, स्ट्रोंटियम का क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम तो कलरलेस हो गया फ्लेम इसका, नॉर्मल फ्लेम। कैल्शियम का बोला ब्रिक रेड, ईंट का जो रंग होता है, और स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। बेरियम का ग्रासी ग्रीन, घास के जैसा हरा, और फिर इसका भी होता है क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड मतलब डीप रेड समझ सकते हो। देखो वेवलेंथ में अंतर होता है, हम लोग जानते हैं कि रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक है। सपोज जो इसका वेवलेंथ है, मान लें हम लोग कि 7500 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच है, ऐसा मान लें। अब इसी में क्या होगा कि जैसे जैसे वेवलेंथ वैरी करेगा, मान लो किसी का वेवलेंथ आया 7800, किसी का आया 7900, किसी का आया 8000, ऐसे करके तो होगा तो तीनों का रेड ही, लेकिन इसी में वेवलेंथ थोड़ा बढ़ते गया तो यार डीप होते जाएगा। ऐसे ये हल्का लाल होगा तो इससे ज़्यादा डीप रेड होगा, उससे भी ज़्यादा डीप रेड होगा। तो उसी के आधार पे यहाँ क्रिम्सन रेड, तो ब्रिक रेड, तो नॉर्मल रेड, ऐसे करके इसको बांटा गया है। समझ रहे हो बात को? तो ये जो यहाँ क्रिम्सन और ब्रिक रेड है अलग अलग, या है रेड ही, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ होने के चलते थोड़ा सा डिफर आ जाता है कलर में, इसीलिए हम लोग जो है इसको अलग अलग नाम दे देते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। तो यह हुआ फ्लेम कलरेशन। अल्कली मेटल के तुलना में अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो कलर होगा फ्लेम का, वह थोड़ा लाइट होना चाहिए, क्योंकि पढ़े हम लोग जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वह अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होता है अल्कली मेटल से। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना मुश्किल है, और जब तक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं होगा तब तक कलर जो है फ्लेम में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखोगे। उसके बाद अब आता है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर या ऑक्सीजन। अब रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एयर, या इसी को ऑक्सीजन बोले, एयर में ऑक्सीजन के साथ ही मेन रिएक्शन होना है। तो बनेगा तो ऑक्साइड्स, एम यदि मान लो कोई अल्कलाइन अर्थ मेटल है ऐसा, तो यदि ऑक्सीजन से इसको बर्न करवाओगे तो बनेगा ऑक्साइड। इसका ऑक्साइड बनेगा कैसे? तो एक कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जैसा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। तो रिएक्शन के दरमियान यह अल्कलाइन अर्थ मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को, तो अपने बदल जाएगा डाई पॉजिटिव केटायन में, और यह हो जाएगा डाईवैलेंट एनायन ऐसे। तब ये दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑपरेट होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड बनेगा और फिर ऑक्साइड। तो यहाँ भी देख रहे हो कि कहीं ना कहीं इस अल्कलाइन अर्थ मेटल के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है ऑक्सीजन। अब यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जितना आसानी से होगा उतना आसानी से केटायन एनायन बनेंगे, और फिर उतना ही आसानी से वह ऑक्साइड बनेगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कब होगा आसानी से? जब यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ लेस टाइटली हेल्ड हो, और ये कब होगा? जब साइज बड़ा होगा। तो इसका मतलब फिर से वही कि जो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह है, डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आसानी से हो पाएगा तो ऑक्साइड आसानी से बनेंगे। मतलब बेरिलियम से जल्दी ऑक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम, उससे जल्दी कैल्शियम, उससे जल्दी स्ट्रोंटियम, ऐसा। और रीजन वही साइज या आयोनाइजेशन एनर्जी से कंपेयर करके देख सकते हो, वही बात हुआ। तो जैसे 2 बेरिलियम प्लस O2 मिल करके बन गया BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का भी होता है, हम लोग जानते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एयर में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से भी रिएक्शन हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है ना। जैसे बेरिलियम को नाइट्रोजन के साथ स्ट्रांगली हीट करना होगा
तब बनेगा बेरिलियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। समझ गए इस फैक्ट को। रिएक्टिविटी मेटल का जनरली डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी पे। इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी जितना अधिक होगा, उस मेटल का रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ज़्यादा होगा। और मेटल ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब रिएक्शन जल्दी करेगा। ओवरऑल यही बात हुआ। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ओर रिएक्टिविटी। तो बेसिकली बोला है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वे हाइड्रोजन से कंबाइन करके आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्राइड्स के बारे में डिटेल में हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में देखे हैं। 3 प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। तो आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट हीट करोगे कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हाइड्रोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिथ। CaH2। अब इसी को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है +2H2। और यहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो रहा है। कैल्शियम के वैलेंस में 2 है, हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो ये जाएगा कैल्शियम 2+ और ये दोनों H- ऐसे फिर मिल गए पूरा, तो बन गया CaH2। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हो रहा है मतलब आयनिक हाइड्राइड होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हो रहा है, इसका मतलब कि यह क्या होगा, आयनिक हाइड्राइड होगा। सिंपल सी बात। और इसी आयनिक हाइड्राइड को बोरा वाटर में डिजॉल्व करोगे तो फिर क्या फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद फिर आता है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स वाटर अल्कली मेटल में हम लोग देखे हैं। अल्कली मेटल वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोक्साइड बनने के साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रहा था। वैसे ही कुछ यहाँ भी होना है। जैसे कैल्शियम को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। कैल्शियम को वाटर में डिजॉल्व किए तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और निकला हाइड्रोजन गैस। ऑब्वियसली यह हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होगा, जो आर्हेनियस का कंसेप्ट के अनुसार कि इस हाइड्रोक्साइड को अगेन आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो Ca2+ और 2OH-, and according to Arrhenius concept, any substance which furnishes hydroxide ion in water aqueous medium is called base। कि कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में घुल करके OH- आयन दे वह काम करता है क्या चीज़ का, बेस का काम करता है। तो इस आधार पे यहाँ ये हाइड्रोक्साइड जो है बेसिक नेचर के हो जाएंगे। अब इनमें से इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, कौन वीक बेस होंगे, इसको यदि हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। तो बेसिक नेचर जो इनका हुआ वह किस आधार पे हुआ, बेसिक नेचर इनका किस आधार पे हुआ, तो OH- रिलीज करने का टेंडेंसी था, दैट्स वाई। तो यदि हम लोग बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की बात करें यदि, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, रेडियम तो रेडियो एक्टिव है। क्या हम लोग जानते हैं, देखो सब में कुछ ऐसा है जैसे सभी डाई पॉजिटिव आयन हैं और इसके साथ 2 OH- है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही ऑपरेट होने वाला है। मतलब यहाँ ये जो M+
फिर O फिर H। तो यहाँ M और O के बीच का जो बॉन्ड है वह आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो H का जो बॉन्ड है या कोवलेंट है, ऐसा। तो डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज ऑफ आयन बढ़ेगा, बेरिलियम आयन से बड़ा मैग्नीशियम, उससे कैल्शियम ऐसे। और जब आयन का साइज बढ़ेगा तो यह अट्रैक्शन क्या होगा, कमजोर। पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन साइज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन M डबल प्लस OH माइनस डिक्रीजेज, ऐसा। तो इससे क्या होगा, जब M और OH के बीच का अट्रैक्शन घटेगा तो क्या होगा, टेंडेंसी टू रिलीज OH माइनस आयन इंक्रीजेज। जब यह अट्रैक्शन घटेगा तो OH देने का टेंडेंसी क्या होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। दैट्स वाई बेसिक नेचर इंक्रीजेज। समझ गए फैक्ट को। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्गर बेस होगा मैग्नीशियम, इससे स्ट्रॉन्ग कैल्शियम वाला, इससे, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक नेचर मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन देने का टेंडेंसी, जो आसानी से हाइड्रोक्साइड आयन देगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो आसानी से नहीं देगा वह वीक होगा। और यह किस आधार पे हम लोग समझेंगे, तो यह हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो ऑपरेट हो रहा है उस आधार पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो ऑपरेट हो रहा है उस आधार पे इसको समझना है। उसके बाद एक और देख लें, रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। रिएक्शन विथ एसिड एंड बेस। चूँकि मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, तो मेटल का जो रिएक्शन होता है एसिड से कैसे होता है, तो वह सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो जैसे आप मैग्नीशियम लो, इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाओ तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम का रिएक्शन यदि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाओगे, 2 इक्विवेलेंट रहता है इसका, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है, प्लस यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। सेम रिएक्शन आप चाहोगे कि हम कैल्शियम का करवाएं नाइट्रिक एसिड से और ऐसा ही कुछ बने, तो नहीं होता है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस सारे एलिमेंट्स नहीं देते हैं, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, वही बाकी एलिमेंट का फिर दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन टाइप का हो जाता है। क्यों, क्लास 12th में पढ़ना है हम लोग को, आगे चैप्टर पी ब्लॉक पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में काफ़ी डीपली, तो वहाँ इस बात को हम लोग समझेंगे। तो एसिड के साथ जो नॉर्मल सा रिएक्शन है कि एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, चाहे कोई भी डाइल्यूट एसिड हो। लेकिन हाँ, नाइट्रिक एसिड के साथ सेंसिटिव केस है, और इसका रीजन होता है ना कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ना, तो फिर सारा कहानी ही बदल देता है। अब इसमें से बेरिलियम जो है वह बोल रहा है कि समवॉट एम्फोटेरिक नेचर का है, बेरिलियम एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाता है। बेरिलियम जो है वह एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो एसिड के साथ तो कॉमन सा रिएक्शन है ना कि बेरिलियम है, 2HCl मिला तो BCl2 प्लस H2, यही बेरिलियम NaOH से भी कंबाइन करता है। NaOH एक्वस रहेगा, सॉल्यूशन है उसका एक्वस फॉर्म, तो रिएक्शन होकर के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है Na2POH का होल 4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगा, लेकिन यह कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनेगा। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NaBO2.2H2O, एंड दिस इज कॉल्ड सोडियम बेराइलेट, सोडियम बेराइलेट, ऐसा।
तो ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शंस थे, कॉमन सा रिएक्शन जो जनरली एक मेटल का होता है, या बेस के साथ जो रिएक्शन है वह सारे मेटल का नहीं होता है, बेरिलियम, क्योंकि यह एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर का है मतलब यह एसिड के साथ भी कंबाइन कर सकता है, बेस के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो एसिड के साथ कंबाइन कर रहा मतलब खुद बेसिक नेचर का हुआ, और बेस के साथ कंबाइन कर रहा है इसका मतलब खुद एसिडिक नेचर का हुआ। तो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर रखता है बेरिलियम, दैट्स वाई आसानी से कंबाइन कर जाता है और फिर कंपाउंड बनता है। दोनों केस में हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, यहाँ सिंपल सॉल्ट बनता है, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। बस इतना सा बात को ध्यान रखना है। कुछ और बच गए हैं रिएक्टिविटी में, तो जो पोर्शंस और बच गए हैं इसमें बहुत कम, एक दो, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।